नहीं है कि जी मैच करे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट हल है तो इसके कई रूप आ सकते हैं। y इक्वल टू 4k एंड z इक्वल टू k, और यहाँ पर k ये कौन सा है, x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू 0। चलो करवा देते हैं जल्दी से। x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू 0। ये है, इसको आप उसके रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 माइनस 1 कहाँ पर, यहाँ पर सही है। आप देख रहे हैं ये पूरा a है, ये x है और ये o है, a है x है o है, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आई जिसको हम समघाती कहते हैं। ठीक है, समघाती के दो ही हल होते हैं, या तो एक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं। एक हल है या अनंत हल है, दोनों के लिए क्या निकालना पड़ता है, सारणिक। तो a का सारणिक निकालेंगे, कितना आएगा, 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1 और ये माइनस 6 2। इसको फॉल करके बताओ कितना आएगा जी, 0 आ रहा। अब जब ये 0 आता है तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। क्या, 0 ना आता तो इकलौता हल होता है। कल की कहानी देखो, ये 0 आते हैं तो उस दिशा में बढ़ जाते हैं जब हमें एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ता है, क्योंकि b यहाँ पर ऑलरेडी o है, तो एडजॉइंट a इंटू बी कभी ऐसा तो आएगा नहीं कि o के बराबर ना आए, हमेशा o के बराबर आएगा। जब o के बराबर आएगा तो कितने हल होते हैं, सारणिक यही है, सारणिक की शक्ल देख लो, यही है। इक्वेशन आपकी यही थी। पूरा क्वेश्चन हो गया, सब कुछ हो गया, तुम लोगों को सारणिक निकालने नहीं आता है। मैं पूछ रहा हूँ ये नंबर यही लिखे थे आप लोगों के, फिर भी 12 आ रहा, सब बेकार है। प्लस 1 ये छोड़ दिया जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर 2 माइनस 2 माइनस 6 आएगा। एक ये हो जाएगा माइनस 4 6 2 ये 8 और 1 माइनस 3 माइनस 2 गुणा माइनस 6 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 कितना आएगा जी। क्या भाई साहब कहाँ गलत हो गया तुम्हारा, इन लोगों का हुआ होगा, 0 0 चला गया। तो ये 0 आ रहा, तो चूंकि निकाय कौन सा है, समघाती है, 0 नहीं आता ये तो एक ही हल था, और वो कौन सा होता है, x0 y0 z0। 0 आ जाता तो अनंत हल होते, और अनंत हल को कैसे निकालना है, किसी एक को k मानो, तो यहाँ पर z को k मानो, क्यों, ये 0 आ जाएगा। बस इसमें आपको किसी एक में z को k रख दो और आगे सॉल्व कर लो। वो जो चार्ट बनवाया था ना जी आपको, वो एक बार रिवाइव करो इधर, ax इक्वल टू o, यहाँ से आपको तुरंत ये निकालना है। इसके साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो ये 0 नहीं आएगा या फिर 0 आएगा। 0 नहीं आता तो सीधा एक हल है, एक हल का मतलब सब के सब
कितना है 0। ये 0 नहीं आ जाता है तो दो बातें हैं होती हैं सामान्य तौर पर। कब? जब ax बराबर b होता है तब हम निकालते हैं एडजॉइंट a इंटू बी। वहाँ पर दो बातें आती हैं, या तो o आएगा या फिर o नहीं आएगा। o नहीं आएगा तो एक भी हल नहीं, o आएगा तो अनंत हल। यहाँ पर तो हमेशा o आना है क्योंकि b o है। एडजॉइंट a इंटू o करेंगे क्या आएगा? o आएगा। तो इस केस में हमें आगे ज़्यादा सोचनी नहीं है, सीधा ये कह सकते हैं कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और अनंत हल होंगे तो कैसे निकालेंगे? किसी एक को k बोलो और बाकी को k के पदों में लिख के आगे हल कर लो। ठीक है? आपको कितना आया था? क्या कह रहे? एक अक्षर गलत हो। और भाई साहब आपका? ठीक है, तो ax इक्वल टू o टाइप का सिस्टम है तो दो ही हल होंगे, या तो एक या अनंत। एक कब होगा? जब 0 नहीं होगा। और कौन सा क्या होगा हल? सब 0 होंगे। बराबर 0 होगा तो अनंत हल होंगे। सिंपल सी बात है। पांचवें का आंसर कि क्वेश्चन पूरा करना है? पांचवें का आंसर। पांचवें का आंसर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0 और x प्लस 2i प्लस 4z इक्वल टू 0। इसका आंसर चाहिए आपको, है नहीं? पांचवें का आंसर कुछ ऐसा है जो हमने बोला है अभी, x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू k। बगल में ये जरूर लिखना है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है ये। क्यों भाई, कितना आया? सही है। करवाएं इसको? इनका नहीं किया ही नहीं घर पर। छठवें का आंसर बता रहे हैं। छठवें का आंसर है आपका x इक्वल टू आपका k बाई 3 नहीं k, y है 2k एंड z है आपका 3k और k है रियल नंबर। 3 आ रहा हो सकता है। अब देखो ये बताओ x कितना आ रहा? k बाई 3, y और z। यार बात तो एक ही है। इन्होंने जो ये आंसर निकाला पता है कैसे आया? x को k बोला, y और z को निकाला, इसलिए ऐसा है नहीं? अब देखो उन सभी आंसर को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। तुम लोगों ने जो आंसर निकाला वो निकाला z को k मान के, तो तुम्हारे में 3 आ रहा बटे में। जितने कुछ आंसर है आपका उसमें 3 का गुणा कर दो सब में, फिर यही आ जाएगा। देखो सकल, या यूं कहें कि इसमें 3 का भाग कर दो तो ये k बाई 3 आ जाएगा, ये 2k बाई 3 आ जाएगा, वो k आ जाएगा। तो जो किताब में आंसर दिए हैं या जो आपके आए हैं उनका शकल सूरत तो थोड़ा अलग है, लेकिन मामला तो एक ही है नहीं? ये आंसर कैसे निकाला उन्होंने? x को k मानकर। तो बाकी जो दो समीकरण बचती हैं उनको y और z में निकाला होगा, y 2k z 3k है। ठीक है? नहीं आता समझ में? दुबे जी आ गया? ठीक है, तो ये कहानी खत्म होती है। इस किताब में क्रैमर विधि पूरा नहीं दिया है, जितना होता है उसका केवल 33% हिस्सा दिया है। ठीक है, तो अब हम जो बता रहे हैं आपको वो बेसिकली है सारणिक का। अभी जो पढ़ा है वो आव्यूह का उपयोग
तीन या दो समीकरणों को हल करने में कैसे करते हैं वो पढ़ा है, आव्यूह का उपयोग पढ़ा है। आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सारणिकों का उपयोग समीकरणों को हल करने में कैसे करते हैं, समझ रहे? इन दोनों चैप्टर्स का उपयोग होता है मुख्यतः, आगे भी पढ़ोगे कभी जाके, तो समीकरणों को हल करने के ही काम आते हैं ये दो चैप्टर। और समीकरणों को हल करना कोई आसान बात नहीं होती। अभी तो 2-3 ही चर राशियां वाले हैं, आगे जब जाओगे प्रोसेस यही रहेगा, सैकड़ों चर राशियां होंगी। कंप्यूटर रात दिन काम करते हैं तब सॉल्व कर पाते हैं। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ती है, कहाँ करते हैं, वो जब आगे जाओगे तो पता चलेगा। तो हम आगे अभी बता दें, आगे का पढ़ोगे। है नहीं? सो हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट का उपयोग, सारणिकों का सारणिक का समीकरण निकाय को हल करने में उपयोग। और ये जो उपयोग है उसकी सब हेडिंग कुछ ये है जिसका हम नाम देते हैं क्या, क्रेमर नियम, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स एक मैथमेटिशियन थे कोई, उनका नाम है। उन्होंने ऐसा कुछ पाया कि इन दो या दो से अधिक समीकरणों को कुछ इस तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कैसे नहीं, पहले आपको केवल दो समीकरणों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जैसा 2y2 के लिए है, दो समीकरणों के लिए, वही कहानी 3 के लिए है, वही कहानी 4 के लिए, वही कहानी 50 के लिए। लेकिन हम रूल और नियम समझेंगे, 2 के लिए लगाएंगे 2, 3 दोनों के लिए, 4 के लिए तुमसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है? ऐसा कुछ दिया होगा आपको दो समीकरण, जहां पर आप देख रहे हैं कि a1 b1 a2 b2 ये कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि यदि कोई एक भी 0 हो जाएगा इनमें से तो कोई एक आध समीकरण ऐसा हो जाएगा जो एक चर वाला बचेगा थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए b1 0 हो गया, फिर ये दो चर वाला थोड़ी कहलाएगा। a2 0 हो गया तो फिर ये एक चर बचेगा। तो ये जो चर के गुणांक हैं वो 0 नहीं होंगे, और कहीं कहीं हो भी सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ही इक्वेशन लिखी है और एक ही वेरिएबल है तो एक चर वाला कहलाएगा। दो इक्वेशन लिखी हैं, एक में एक चर है, एक में दो चर हैं, तो पूरा सिस्टम दो चर वाला कहलाएगा। तीन समीकरण लिखी हैं, एक में तीनों लोग हैं XYZ, दूसरे में भी XYZ, तीसरे में दो ही लोग हैं, मान लो XYZ नहीं है, तो भी पूरा सिस्टम तीन चर वाला कहलाएगा। ठीक है? तो इसमें जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है, अभी तक हम बनाते थे क्या, गुणांक का भी। अब हम गुणांकों का सारणिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणिक। यहाँ गुणांक लिखो सारे, a1 a2 b1 b2, ये सारणिक है। इस सारणिक के जो अंदर अवयव हैं वो क्या है, गुणांक ही तो हैं। ठीक है? इसका नाम रख देते हैं डी। डी मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक, है नहीं? एक दूसरा सारणिक निकालते हैं D1। कैसे निकालते हैं? यहाँ 1 लिखा मैंने, तो पहला स्तंभ है जो पहला स्तंभ, इसको हटाओ और इसकी जगह C1 C2 लिखो। सो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आएगी, C1 C2 B1 B2। ठीक है? ये निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? इसका इसका गुणा माइनस इसका इसका गुणा, इसको भी निकाल लेंगे। D2 निकालना है तो
2 लिखा है यहाँ, फिर दूसरे स्तंभ हटाओ, उसकी जगह जैसे जो लिखे हैं वैसे लिख दो। तो यहाँ पर आएगा A1 A2 और यहाँ पर आएगा C1। ये सब कहानी है, ये निकाल लिया। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि या तो एक हल होगा या एक भी हल नहीं होंगे या अनंत हल होंगे। अभी आपने यही क्वेश्चन आवी विधि से करते थे, ये 3 आंसर आ सकते थे, आता कोई एक ही था, लेकिन 3 में से कोई एक ही आ सकता था, एक हल एक भी नहीं अनंत। ठीक है, तो ये सारा दारोमदार इस पर निर्भर करेगा और इन पर भी निर्भर करेगा कि क्या कहानी होगी। तो इसके साथ दो बातें हो सकती हैं, इसके साथ दो बातें हो सकती हैं। जब ये d की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कौन है वो, d है ये वाला गुणांकों का सारणी, ये 0 नहीं आएगी, तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, एक हल है। और वो हल क्या है, कैसे पता करेंगे, कैसे नहीं पता करेंगे, तो वो पता करने के लिए x = d1/d एंड y = d2/d, ये वो एक हल। d निकालेंगे गुणांकों का सारणी, उसके साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो वो 0 नहीं आएगा या फिर 0 आ जाएगा। 0 नहीं आएगा तब आप कहेंगे एक हल है, एक हल है मतलब समीकरण का संगत है। ठीक है, अब यदि 0 आ गया तब क्या कहानी होगी, ये 0 भी आ सकता है, तब फिर आप आगे बढ़ेंगे, तब आप इनके पास जाएंगे D1 और D2, और D1 D2 पर निर्भर करता है कि क्या कैसी कहानी होगी। अब इन D1 D2 में से सभी निकालोगे आप। D1 यहाँ पर तो 2 ही लोग हैं, तो D1 D2 की चर्चा चलेगी, लेकिन मान लीजिए 3 समीकरण होती तो D3 और आ जाता, 4 होती तो D4 आ जाता। तो हम D तो 0 आ ही चुका है, आप कैसे पता चलेगा कि एक हल होगा या फिर एक भी हल नहीं होगा या फिर अनंत होगा, क्योंकि एक की कहानी तो अलग है। एक की कहानी तो तब आएगी जब D 0 ना आए, लेकिन यदि D 0 आ गया तो फिर D1 D2 डिसाइड करेंगे। अब D1 D2 में क्या है, यदि आपका ये क्या नाम, अपनी किताब में ना तो इसके अनंत की क्वेश्चन है ना ही उसके हैं। अब देखो D 0 आ गया, तब आप इसमें भी 2 कहानियां हैं ना, सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। ये तो 0 है ही। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है, 2 बातें हो सकती हैं। ये हो सकता है कि D1 D2 दोनों 0 आ जाएं, या ये हो सकता है कि कोई एक any1, कोई एक, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब D1 या फिर D2, D1 या फिर D2 क्या ना आए, 0 ना आए। ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो सभी 0 आ जाएं या फिर कोई एक 0 ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 ना हो, कम से कम एक की बात चल रही ना, तो 2 0 ना हो। तो यहाँ 2 हैं तो 2 में से, 3 होते तो 3 में से, 4 होते तो 4 में से, मतलब टोटली एक ही 0 ना है। हाँ, तो जब ये तीनों लोग 0 आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, ये एक समीकरण निकाल, ये है एक समीकरण, ये एक समीकरण, ये है। यहाँ से आपने क्या निकाला, D गुणांकों का सारणी। ये क्या है, पहले स्तंभ को इससे रिप्लेस किया तब मिलेगा। ये क्या है, दूसरे स्तंभ को इससे रिप्लेस किया तो आपको ये मिलेगा। ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो सबको आपको आता है। 3/3 का होता तो कैसी कहानी होती, ये 3 9 सदस्य होते, यहाँ पर 9 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। फिर आपने D कैलकुलेट किया और D के साथ 2 बातें घटनाएं हो सकती हैं, या तो वो 0 नहीं आएगा या फिर 0 आ जाएगा। 0 नहीं आएगा तो एक हल है, वो हल कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे।
और यदि ये 0 आ गया तो अब दो बातें बचती हैं, या तो इनफाइनाइट हल होंगे या फिर 0 हल होगा। इनफाइनाइट हल होने के लिए शर्त ये है कि ये भी दोनों 0 होने चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले उल्टा बोल दिया था। और यदि आपको एक भी हल नहीं चाहिए तो इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो 0 नहीं आएगा। यदि 3 समीकरण होते तो यहाँ पर D3 होता और यहाँ पर भी D3 होता और यहाँ पर भी कोई एक 0 नहीं होता। प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो तुम एक काम करो, ये हेडिंग डाल लो, ये हेडिंग, और ये लिखने के बाद ये तीनों लोग लिखो और ये बना लो, फिर हम सवाल करते हैं। तो वहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या कैसी कहानी है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पता है कौन सा समीकरण निकाय के बारे में बात कर रहे हैं? विषमघाती C1 C2, जब दोनों मिला के एक साथ 0 ना हो, ये सब 0 हो जाएंगे तो अलग कहानी रहेगी, उसको भी बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। ये अभी कौन सा सिस्टम है? विषमघाती। विषमघाती है तो ये कहानी है, एक भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकते हैं, अनंत भी मिल सकते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं सो आपको पता चल जाएगा। लिख लिया जी? देखो पहले 2x2 का करते हैं ताकि प्रोसीजर पूरा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए समीकरण दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन है, वो दे रखा है 2x - y = 17। दूसरा दे रखा है 3x + 5y = 6। इसको हल करना है क्रेमर रूल से, हैं। ऐसा भी कह सकता है सारणिकों का उपयोग करते हुए इसको हल करो, तो भी क्रेमर रूल। नाम दे दे क्रेमर रूल, तो भी क्रेमर रूल, ठीक है। आवियों का उपयोग करना है तो फिर वो इन्वर्स वाला विधि लगाएंगे, x = ab y x a इन्वर्स b, ठीक है। तो इसके गुणांकों का जो सारणिक है वो लिखो, 2 3 -1 5। इसको हल करो, 5 दूनी 10 माइनस करेंगे इस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। क्या नहीं आया? 0 नहीं आया, तो यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे। अब D1 निकाल लेते हैं, है नहीं। D1 निकालेंगे तो पहला कॉलम है जो इससे रिप्लेस हो जाएगा, 17 6। पहला कॉलम है जो ये 2 3 वाला, वो इससे C1 C2 से रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी जो है जैसा है वो वैसे ही रहेगा। इसको हल करो, 17 पना 85 माइनस करेंगे इसे प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 91। D2 निकालना है तो दूसरा कॉलम हटाएंगे, तो 2 3 कितना आएगा यहाँ पर? 17 6। फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर 6 दूनी 12 17 3 51। घटाओ कितना आएगा? -39 39। तो आपने ये पाया कि जो D है वो आ गया 13, D1 है वो आ गया 91, और जो D2 है वो 39। यहाँ से ही पता चल गया आपको कि ये क्या नहीं आया? 0। तो आप इस दिशा में चल दिए और x आपको तुरंत मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? D1/D। D1 कितना है? 91/13, 13 7 91, ठीक है। और y D2/D। D2 कितना है? -39/13 39। इसलिए आपका x हो गया 7 और y हो गया -3। ये हो गया। जैसे ही आपने ये देखा था कि D0 नहीं आया, वैसे ही आप तुरंत बोल सकते थे इसका एक हल होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। गुणांक सारणिक निकलो तुरंत फटाफट। गुणांक सारणिक लिखने से पहले एक बात चेक कर लिया करो कि x नीचे x लिखे हैं सब, y के नीचे y लिखे हैं, क्योंकि तितर बितर तो नहीं है यहाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं है। होते तो कर लेते व्यवस्थित, ठीक है। तो कितना आएगा? 5 6 3
-7 -7 2 1 -1 -6। ये है आपका डी। इसको कैलकुलेट करके तुम्हें बताना है कितना आएगा फटाफट। प्लस माइनस प्लस, +5 कोष्टक × 48 माइनस +2 माइनस -7 +7 कोष्टक sin 36 माइनस +3 +1 कोष्टक 6 दूनी 12 +18। सिंप्लीफाई करके ये बताओ फटाफट कितना आ रहा है? सही से करो, सही से। 55 आ रहा हो 55। क्या नहीं आया? 0 नहीं आया, एक हल होगा। अब D1 D2 और D3, D1 D2 D3। D1 लिखना है D1, तो पहला स्तंभ गायब कर देंगे। पहले स्तंभ को रिप्लेस करेंगे किससे? 11 15 और 7 से। 11 15 7 11 15 7। D1 निकाल रहे हैं ना, तो ये स्तंभ पूरा गायब करेंगे, बाकी जैसा है वैसे लिख देंगे। D2 निकालना है, तो दूसरा स्तंभ गायब करेंगे, बाकी जैसा है वैसे ही। 11 15 7 बाकी कहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 24 कर लो और फिर भी कैलकुलेट कर लो, 13 नहीं आएगा। करके देख लो कितना आया। पचपन आ रहा ना, सही है। तीसरा कॉलम हटाएंगे, वहां लिखेंगे 11 15 और 7। ये हल करो, ये हल करो और ये हल करो, 3 अंक। अब बताओ फटाफट। हैं? +11 और 48 +2 +7 कोष्टक 15 छक्का 90 और प्लस के 7। चेक कर लेना कहाँ गलत हो रहा। ठीक है, 15 दूनी 30 8 पत्ते 56। ये कितना आएगा? हैं? ये भी 55। अच्छी बात है, ये 55 आ गया। D2 कितना आ रहा? प्लस माइनस प्लस +5 कोष्टक 15 छक्का 90 माइनस +7 -11 कोष्टक sin 36 -36 +3 +1 कोष्टक 6 7 42 और 15 45। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है? कोई गायब है क्या? 7 है।
माइनस के 55। इसको भी सॉल्व कर लो। प्लस माइनस प्लस प्लस 5 कोष्टक 8 × 56 माइनस 30 प्लस 7 कोष्टक 6 × 42 और 15 × 45 प्लस 11 कोष्टक 6 × 12 प्लस 8 × 24। इसको हल कर लो। ये कितना आ रहा? वेदी जी कितना? पहाड़े कहाँ तक याद है? हैं? कितना कितना आ रहा? माइनस 55। हाँ ठीक है। अब हमें x निकालना था, तो x कितना आएगा मालूम है? d1/d। y कितना आएगा? d2/d। और z कितना आएगा? d3/d। तो सब कुछ पता है, रख दो। d1 कितना आएगा? 55/55 कितना आया? 1। y d2 कितना है? -55/55 कितना आया? -1। d3 भी -55 राइट, और d 55 कितना आया? -1। इसका मतलब x आया 1, y आया -1 और z आया -1। ये आपका आंसर है। कौन सा निकाय पढ़ रहे? पूछ कर रहे हम विषमघाती ना, और सारणिकों का उपयोग के माध्यम से कैसे XYZ निकालेंगे, या यूं कहेंगे क्रैमर विधि। ये तब के लिए वैलिड है जब कहानी जब D 0 ना हो, क्योंकि D 0 नहीं है। D कितना है? 55 है, नहीं है कितना? 0। तो कितना हल होगा? 1 हल होगा। और वो हल कौन सा होगा? ये लिखा लिख देंगे, क्रैमर विधि से हल करो या सारणिकों का उपयोग करके करो। आव्यूहों का उपयोग कराना होगा तो कहेंगे आव्यूहों का उपयोग करके करो। हैं? हाँ। अब देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या था? भूख लग जाए तो तुम्हें ये जो क्वेश्चन है ना, कौन से क्वेश्चन जो कर चुके हो वही करने हैं इसी विधि से। तो सारे के सारे विषमघाती हैं और सारे के सारे के यूनिक जो हल आते हैं। एक हल आता है जिसका, वो तो ऐसे करना है, और एक से अलग हल आएंगे, वो डिपेंड करेगा D1 D2 पर। यदि D1 D2 D3 सब 0 हैं तो फिर कितने हल होंगे? देखो क्या लिखा है। सब 0 है तो अनंत। कोई एक 0 है तो फिर है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अनंत हल कैसे निकालने हैं? किसी एक को x y z में से किसी एक को k मान लेना है, बाकी दो को फिर सारणिकों का ही उपयोग करके करना है, आव्यूह का उपयोग नहीं, सारणिक का उपयोग करके। तो सारणिक बनेगा नहीं बनेगा? यदि तो हाँ, किसी एक को k बोल देंगे, 3/3 का है तो दो चर बचेंगे केवल, उनको भी ऐसे आगे करना। हाँ यदि तुम ये सोच रहे हो कि अब तो ये समझ में आ गया, हो जाएगा, तो अभी तो आ गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग में सेव नहीं होगा जहाँ सेव होना है नहीं। सो 0 हल, अनंत हल और एक हल, और
विषमघातीय समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं क्रैमर विधि से, वो हमने आज देखा। क्वेश्चन तो 2 ही करे, एक 2 समीकरण वाला, एक 3 समीकरण वाला, और उसमें भी डी 0 नहीं आया, किसी में भी नॉन जीरो आया, तो एक हल मिला, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब डी 0 आ जाता तब हम D1 और D2 और D3 के पास जाएंगे। यदि ये तीनों जीरो आ जाते हैं तो अनंत हल है, और अनंत कैसे निकालना आपको मालूम है, क्वेश्चन कर लेंगे। पहले तुम वो क्वेश्चन कर लियो आपकी किताब में जिनके आंसर यूनिक दे रखे, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां का आंसर आपने सुधार किया था, उसमें अनंत हल आ रहे थे, ठीक है ना। 6वां है, 7वां, जिनके एक एक हल दिया है वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। और बाकी यदि आपको अनंत हल निकालना भी आ गया है समझ में तो कर लेना, नहीं तो यहाँ तो करवाई जाएगा। हैं? हाँ, आंसर यही आएगा, सवाल एक है तो आंसर एक ही आएगा, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है।